हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जिस प्रकार से हम लोग हिंदी, संस्कृत और मैथ वाले क्वेश्चन का वीडियो बनाए थे, सेम टू सेम वही पेपर आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिले हैं। तो ऐसे में तमाम छात्र एवं छात्राओं का कमेंट आ रहा था कि सर जल्दी से एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर लाया जाए, ताकि उस वीडियो को हम देखकर 19 फरवरी 2024 को एग्जाम में जाकर गर्दा उड़ा पाएँ। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं सोशल साइंस का एग्जाम पेपर का वीडियो, जिसमें हम आप सभी बताएं 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके 19 फरवरी 2024 के एग्जाम पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। तो याद रखिएगा, मछली में जीव होता है, पेड़ में भी होता है और मानव में भी होता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग पर वनाच्छादित रहना चाहिए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 33%। यहीं से आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का फैलाव है। तो याद रखिएगा 7%। यही परसेंटेज भारत में पूछा जाएगा तो 60% इस क्वेश्चन का आंसर मार के आइएगा। यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में वन का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा उस राज्य का नाम है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। उसके बाद में कहता है कि महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पे बनाया गया है, और भाखड़ा नंगल बांध जो है ये सतलज नदी में बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि टेक्सोल है। देखिए टेक्सोल जो होता है ये एक कैंसर रोधी दवा होता है। हिमाचल प्रदेश में चीर नामक एक पौधा पाया जाता है, जिसके पेड़, पत्ती तथा तना से एक रसायन निकाला जाता है टेक्सोल नामक रसायन, जो कैंसर के उपचार में कारगर सिद्ध होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन बी के साथ। हो सके आपके एग्जाम पेपर में टेक्सोल ना देकर यहाँ पे दिखाई दे कि कुनैन किस रोग की दवा है, तो बता दीजिएगा कि कुनैन जो है यह मलेरिया रोग की दवा है, टेक्सोल है कैंसर रोग की दवा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ ग्रेफाइट। उसके बाद में है कि इनमें से कौन सा टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ झारखंड। दोस्तों याद रखिएगा, पूरे विश्व की बात करें कि विश्व में वह कौन ऐसा देश है जहाँ पे कोयला का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर जाता है चीन के साथ। यदि भारत में पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ बॉक्साइट। उसके बाद में कहता है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब क्वेश्चन 8 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ 8। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन सी नदी असम में बाढ़ का कारण है। देखिए भारत के जो नक्शा में इस प्रकार से जो भाग बताए गए हैं, तो इसी में बीच में एक असम पड़ता है, और यहीं से आपका अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो असम में हमेशा अगर बाढ़ आता है तो यह कारण बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो क्वेश्चन का राइट से यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद में कहता है दोस्तों कि तरुण भारत संघ अर्थात एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। तो याद रखिएगा, तरुण भारत संघ की बात करें अर्थात एनजीओ की बात करें तो इसका संबंध राजस्थान राज्य से है। राजस्थान के बारे में 2-3 क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान हो जाएगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो भी राजस्थान होगा। और सौर ऊर्जा के उत्पादन की असीम संभावनाएं किस राज्य में है, वैसे स्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि इनमें किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन 11 का आंसर दिया गया है ये अभ्रक भी होगा, मैग्नीज भी होगा और बॉक्साइट भी होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यह बिहार राज्य में है।
उसके बाद में कि असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का क्या नाम होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? आप सभी को बता दें कि गेहूं की बात करें, चना की बात करें या फिर सरसों की, ये सभी के सभी आपके रबी फसल होती हैं। लेकिन हमें बताना होगा कि कौन सी रबी फसल नहीं है। तो यहाँ पे चावल आपका रबी फसल नहीं होगा। उसके बाद में कहता है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? तो याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो होता है ये चूना पत्थर होता है। उसके बाद में कहता है कि कोकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का जो सही जवाब होने वाला है वो महाराष्ट्र, गोवा और केरल सभी हो जाएगा। अगर पूर्ण रूप से कोई एक आंसर माना जाता तो वैसे स्थिति में महाराष्ट्र हो जाता। महाराष्ट्र से याद रखिएगा कि महाराष्ट्र जो है ये गुजरात के जस्ट बगल में पड़ने वाला एक राज्य है और पक्की सड़कों की दृष्टिकोण से भी सबसे जो अग्रणी राज्य माना गया है वो महाराष्ट्र को माना गया है। उसके बाद में कहता है सन 1992 में रियो डी जनेरियो में क्या हुआ था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ पृथ्वी शिखर सम्मेलन। उसके बाद में कहता है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ दार्जिलिंग में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र को लगाया गया था। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है कि बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ है? इसी सवाल को एक बार पूछा गया था कि बिहार में उर्वरक या खाद का कारखाना कहाँ है? तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब बरौनी हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि सिगरेट का कारखाना भी पूछा जाता है, तो सिगरेट का कारखाना के लिए याद रखिएगा कि बिहार का एक जिला है जिसका नाम है मुंगेर और यहीं पर सिगरेट का कारखाना स्थित है। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि निम्नलिखित कारकों में से सूखे के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? तो सूखा के लिए जिम्मेदार कारक वर्षा में कमी होती है। उसके बाद में कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किस नदी से है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का जो संबंध है वह है दोस्तों नर्मदा नदी से। उसके बाद में कहता है कि जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम पेपर में ट्रेंड करने वाला है, तो याद कर ही लीजिए कि जून 2023 की बात है जब भारत में बिपरजॉय नामक चक्रवात आया था। उसके बाद में कहता है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली भूकंपीय तरंग कौन सी होती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ पी अर्थात प्राथमिक तरंग होती है। उसके बाद में कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है? देखिए ये वक्त की बात है, जब जब जैसा समय रहा था वैसे वैसे इसका आंसर होता था। कई बार इसका आंसर रेडियो भी हुआ करता था और सार्वजनिक टेलीफोन भी कभी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो ऐसे क्वेश्चनों का सही जवाब जाएगा मोबाइल फ़ोन के साथ। तो चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 कहता है कि कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। लॉर्ड कर्जन से याद रखिएगा कि सन 1905 ईस्वी की बात है जब बंगाल का जो विभाजन करने वाले जो व्यक्ति थे ये लॉर्ड कर्जन ही थे और इसी के विरोध में सन 1905 ईस्वी में बंग आंदोलन भी चलाया गया था। इसी बंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उसी के लगभग 6-7 वर्ष की बात है, उसके बाद में क्या हुआ, सन 1911 में बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। तो निरस्त करने वाले जो कर्नल थे वह थे लॉर्ड लिंटन और लॉर्ड रिपन ने एक प्रेस को प्रकाशित किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लॉर्ड डलहौजी जो है ये हड़प नीति और व्यापकत नीति का सिद्धांत देने वाले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा यूरोप में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी ये फ्रांस से हुई थी। उसके बाद में कि राइन राज संघ की स्थापना किसने किया था? तो हम आप सभी को पहले भी बता दिए हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन राज का निर्माण किया गया था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा।
उसके बाद में कहता है दोस्तों कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 29 की बात करेंगे तो क्वेश्चन 29 का सही जवाब जाएगा लेनिन के द्वारा। लेनिन एक ऐसे व्यक्ति थे जो सन 1921 ईस्वी की बात करें तो इनके द्वारा NEP यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अर्थात नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। अप्रैल थीसिस भी लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था और यही 1921 के कुछ दिनों की बात है जब 1924 का समय आता है और लेनिन की मृत्यु हो जाती है। और लेनिन के मृत्यु के बाद में इसका जो उत्तराधिकारी बनता है वह लेनिन नहीं बल्कि स्टालिन बनता है। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था। तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार का गठन किया गया था। यही है वो खान अब्दुल गफ्फार खान जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 31 कहता है कि लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की थी। देखिए गद्दर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना सन 1915 की बात है मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। किसान सभा का गठन कब हुआ है कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। और स्वराज पार्टी की बात करें तो सन 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो फिलहाल क्वेश्चन 31 की बात करें तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ गद्दर पार्टी। उसके बाद में कहता है कि साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 32 की बात करें कि साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था तो ये सोवियत संघ था। सोवियत संघ की विखंडन की बात करें तो 1989 ईस्वी की बात आता है कि 1989 ईस्वी में सोवियत संघ का विखंडन हो गया था। और विघटन की बात करें तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि इनमें से क्या मार्टिन लूथर किंग की कृति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 95 थीसिस। 95 थीसिस के लेखक कौन है दोस्तों तो ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यही है वो मार्टिन लूथर जो नेग्रो कम्युनिटी के संस्थापक में माने जाते हैं अर्थात रंग भेद के विरोध में सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति मार्टिन लूथर ही माने जाते हैं। उसके बाद में कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था तो याद रखिएगा जेम्स ए हिक्की के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में कहता है कि यूनान इनमें से किस देश के अधीन था। तो दोस्तों यूनान था तुर्की देश के अधीन और तुर्की देश के अधीन के साथ रहते रहते संघर्ष करने लगा और सन 1832 ईस्वी की बात आता है जब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में तुर्की को घोषित करना पड़ा था। उसके बाद में कहता है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। आप सभी को बता दें कि नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने एक दांडी स्थान चुना था और वहीं पे सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाकर महात्मा गांधी ने साबरमती नदी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। उसके बाद में कहता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। याद रखिएगा कार्ल मार्क्स जिनका जन्म सन 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था इन्हीं के द्वारा सन 1867 या 68 की बात है जब दास कैपिटल की रचना की जाती है और यही है वो दास कैपिटल जो समाजवादियों का बाइबिल भी माना जाता है। उसके बाद में कहता है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही जवाब होने वाला है वो 1965 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन 39 का सही जवाब जाएगा जर्मनी के साथ। उसके बाद में कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। कब किए थे तो ये 1939 में किए थे। चित्तरंजन दास के द्वारा यहाँ पे किसका नेतृत्व किया गया था दोस्तों तो स्वराज पार्टी का नेतृत्व किया गया था। एमिल राय के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई है। लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना की गई है। तो ये सभी के बारे में इतना बात याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि बम्बई राज्य का विभाजन कर दो राज्य कौन सा बनाया गया था। तो महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था क्या। तो क्वेश्चन 41 का जो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं। तो याद रखिएगा बिहार में कुल 19 नगर निगम स्थापित किए गए हैं। तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि फजल अली के नेतृत्व में सन 1953 ईस्वी की बात है जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हो गई थी। आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों फजल अली थे। उसके बाद में कि चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। तो ये निर्वाचन आयोग करता है।
उसके बाद में कर रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये त्रिस्तरीय है, यानी 3 स्तर की सरकार है अपने बिहार में। तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एलएस वाले की अंग सान सूकी किस देश के नागरिक है, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा। उसके बाद में आइए एलएस सवाल क्वेश्चन 47 को देख लेते हैं कि चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों, तो ये थी मिशेल बाचलेट। उसके बाद में कहता है कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, तो ये निष्पक्ष चुनाव पर ही लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। उसके बाद में पूछा गया है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों 543। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राप्त है, तो आप सभी को बताए थे कि पूरे देश में स्विट्जरलैंड एक ऐसा जगह है जहाँ पे यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है वह होगा 7000 जनसंख्या। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए, कहता है कि 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने किया था, तो दोस्तों बात है सन 1975 की, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसके बाद में कि पूरे जिले पर प्रशासन कौन करता है, तो वह करता है दोस्तों डीएम, जिसको कहते हैं दंडाधिकारी कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, तो राइट आंसर जिला दंडाधिकारी हो जाएगा। उसके बाद में है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था, तो सन 2006 में हुआ था। अगला सवाल देखिए कि जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ पे संघर्ष हुआ था दोस्तों, तो ये बोलोविया में हुआ था। अगला सवाल कहता है कि व्हिग एंड टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 56 का सही जवाब ब्रिटेन के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो ये 1918 में प्राप्त हुआ था, है ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई शासन व्यवस्था हो जाएगा। इकाई शासन व्यवस्था तो है नहीं, इसलिए क्वेश्चन 58 का राइट आंसर में से सभी होगा स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी सरकार और संविधान की सर्वोच्चता। अगला है कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, तो याद रखिएगा इसमें 75 वार्ड बनाए गए हैं और सबसे पहले नगर निगम की स्थापना चेन्नई अर्थात मद्रास में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। उसके बाद में कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो सन 1952 में हुआ था। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है कि y बराबर C+i में i क्या है, तो i एक जो है ये उपभोग है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर जाएगा ब्याज के साथ, ये ब्याज होता है। उसके बाद में है कि इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है, तो यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या बीमा का आय शामिल होता है क्या, बिल्कुल जल्दी आप लोग कमेंट करते जाइए। ये नहीं होता है, मूल्य ह्रास भी नहीं होता है, कच्चे माल की कीमत भी नहीं होता है, तो राइट आंसर जाएगा इनमें से सभी के साथ। उसके बाद में कि खनन को इनमें से किसके क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, तो खनन एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अब किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पे बल दिया जाता है दोस्तों, तो क्या इसका आंसर समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा, जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट आंसर जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ। अगला सवाल है कि इनमें से क्या पूंजी का परिश्रमिक है, तो पूंजी का जो परिश्रमिक माना जाता है दोस्तों वो मजदूरी है। उसके बाद में कि इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत नहीं है, तो राइट आंसर महाजन के साथ चला जाएगा ना, तो कुछ 68 का ये राइट आंसर सहकारी बैंक होगा, महाजन गलती है, सहकारी बैंक इसके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या करता है कि भारतीय पूंजी बाजार में किस प्रकार की वित्तीय संसाधन प्रदान करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वह होगा दोस्तों अल्पकालीन। उसके बाद में कहता है ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं में वित्त की आपूर्ति कौन करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 70 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ नाबार्ड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम पेपर में 100% आएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा सन 1904 में हुआ था। अगला सवाल कहता है कि विकसित देश में कार्यबल पर अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है, तो क्वेश्चन 72 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। उसके बाद में कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो याद रखिएगा भारत की बात करें तो 1991 में और लेनिन की बात करें तो 1921 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। अगला सवाल है कि कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो ISI मार्क हो जाएगा। हॉल मार्क की बात करें तो इस सोने के आभूषण की शुद्धता को दर्शाता है।
अब है कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन से होते हैं, तो भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थात इनमें से सभी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कहता है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी। दोस्तों बात है सन 1989 ईस्वी की, जब जवाहर रोजगार योजना को लागू किया गया था। 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। 1997 में क्वेटो प्रोटोकॉल हुआ है, ये भी याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई थी, तो यानी क्वेश्चन 77 का राइट आंसर 1990 होगा। और भूमंडलीकरण की शुरुआत भी 1990 में हुई थी। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 78 का जो सही जवाब जाएगा वो बी निर्माण के साथ चला जाएगा। अगला सवाल कहता है कि इनमें क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है, तो क्वेश्चन 79 का राइट आंसर जाएगा मुद्रा के साथ। अब है कि इनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है, तो क्वेश्चन 80 का राइट जो आंसर होगा वो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI होगा। तो इस प्रकार से हम आप सभी को बता चुके हैं 1 से लेकर 80 तक के सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले ऐसे इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो कि आपके 19 फरवरी 2024 के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आशा करते हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।